गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग लॉर्ड मेयो के काल तक पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो लॉर्ड मेयो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा। तो 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक यदि हम कार्यकाल की बात करें तो इसमें लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था 4 वर्षों का, 1872 से 1876। एक्चुअल में यदि हम देखें तो 1872 से लेकर 1880 तक भारत में बहुत सूखा पड़ता था। उस समय सूखे का एक कार्यकाल था। सूखे को लेकर के भारत में काफी उस समय दिक्कतें थी। तो सबसे पहले हम 1872 से 1876 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक जब भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो उसका सीधा स्टेटमेंट था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। उसके विषय में उसने साफ साफ बोला था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। उस समय भारत में बहुत तरह तरह के टैक्स लगते थे, तो इसने भारतीयों से एक तरह का उनको अपने सहमति में लेने के लिए इसने ऐसा बोला कि मैं अनावश्यक करों को हटाने और वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करने आया हूँ। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ, जिसके कह सकते हैं कि सूत्रधार थे बालक सिंह और राम सिंह, इसी के कार्यकाल में घटित हुआ। कभी कभी कूका आंदोलन के बारे में पूछ लेता है कि कूका आंदोलन क्यों अपने चरम सीमा पे चला गया, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। कूका आंदोलन, ये आंदोलन इसलिए उत्पन्न हुआ, नामपंथी सिखों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। तो इसमें उनको कूका भी बोला जाता है। इसमें गौ हत्या बहुत उस समय अंग्रेज ज्यादा कर रहे थे, तो इसी के विरुद्ध में इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको हम कूका आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये पूछ देता है कि कूका आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो उस भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हम इसको याद रखेंगे कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी के समय स्वेज नहर खुल गई। हम जानते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था 1869 ईस्वी में, और इसके कार्यकाल के समय आते आते स्वेज नहर खुल गई थी और भारत का जो व्यापार था यूरोप से काफ़ी आसानी से होने लगा। क्योंकि हम अगर मैप में देखें तो स्वेज नहर खुलने से काफ़ी दूरी, जो हमें अफ्रीका का केप ऑफ गुड होकर जाना पड़ता था यूरोप में, वो दूरी काफ़ी कम हो गई। और इस वजह से व्यापार काफ़ी यूरोप से भारत का आसान हो गया। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी कुछ नुकसानदायक ही रहा, क्योंकि अंग्रेजों उस समय जो भारत के जो कच्चे पदार्थ थे वो यूरोप ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, और उनको ये चीज़ ढोने में और आसानी हो गई क्योंकि दूरी अब कम हो गया, खर्चा कम हो गया। तो यहाँ पे यदि हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो हमने इसको देखा कि इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। एक कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन के जब हम याद रख ही रहे हैं तो क्यों नहीं यही भी याद रख लें कि कूका आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बालक सिंह और राम सिंह। और कूका आंदोलन के बाद इसी के कार्यकाल में स्वेज नहर खुली। उसके बाद आते हैं हम लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसका कार्यकाल काफी संदिग्ध था, काफी उल्टे सीधे इसने नियम बनाए भारतीयों के लिए, उसके अभी हम चर्चा करते हैं। तो ये हालांकि काफी विद्वान था, उपन्यास, साहित्य और निबंध लेखन में ये काफी रुचि लेता था, और साहित्य के क्षेत्र में इसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उपन्यास, साहित्य और निबंध लेखन में ये बहुत ही रुचि लेता था, और साहित्य के क्षेत्र में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। और 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार एक काफी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित किया, तो महारानी विक्टोरिया आई थी और उनको बुलाया गया था कैसर हिंद की
उपाधि देने के लिए, और इसीलिए दिल्ली में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। हालांकि इस आयोजन का काफी उस समय सख्त विरोध हुआ था भारतीयों द्वारा, क्योंकि भारत में उस समय भारत के अनेक राज्यों में उस समय बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ था और भारतीय अंग्रेजी हुकूमत से कुछ अच्छे कदम की उम्मीद कर रहे थे, परंतु अंग्रेज जश्न मनाने में डूबे हुए थे। और इस दिल्ली दरबार जो महारानी विक्टोरिया आई थी कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए आयोजन हुआ, इसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि उस समय भारत में सूखा काफी पड़ा था। और यदि हम 1878 ईस्वी की बात करें तो 1878 ईस्वी लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 1878 ईस्वी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसी समय जब 1877 ईस्वी में विरोध हुआ दिल्ली दरबार का, तो इसने अकाल आयोग का स्थापना किया। रिचर्ड स्ट्रेथी की अध्यक्षता में इसने अकाल आयोग का गठन किया। उसके बाद इसने शस्त्र अधिनियम बनाए। शस्त्र अधिनियम में ये हो गया कि जैसे अब कोई भी अगर अपने पास हथियार रखेगा तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहीं से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और अकाल से निपटने के लिए अकाल आयोग का गठन किया गया। और सबसे विवादित यदि बात करें तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसको हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो वो था हम लोगों का लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन को हम याद रखेंगे कि इसके समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट में था क्या, तो इस एक्ट में था कि जो भारतीय भाषाओं के अखबार थे, ज्यादातर अखबार भारतीय भाषाओं के उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लेख लिखा करते थे, तो उनको एक तरह से बैन करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम में कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले आपको इजाजत लेना पड़ेगा, और इस तरह से उनके अधिकारों को कुचल दिया गया। उस समय पायनियर अखबार था जो कि अंग्रेजी में छपता था, तो उस समय भारत के देसी भाषा के अखबारों पे बैन लगाया गया था। तो पायनियर अंग्रेजी में छपता था, तो इस पे तो बैन लगा नहीं, क्योंकि ये भारतीय भाषा में था नहीं। तो इसने इस एक्ट का समर्थन किया था कि नहीं, ये एक्ट सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कभी कभी कि किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला अखबार था पायनियर। और इसमें किस पे बैन लगाया गया था, तो भारतीय अखबारों पे बैन जो देसी भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ के लोकल भाषा में छपते थे, उन पे काफी कड़ाई की गई। एक अखबार था सोम प्रकाश, उसको टारगेट करने के लिए भी कहा जाता है कि इस अधिनियम को लाने का था कि सोम प्रकाश को बैन करना ज्यादा इनके लिए जरूरी था, क्योंकि उसमें बहुत ही आजादी के लिए लेख लिखा जाता था, जो इनके लिए ऐसा लगता था कि आगे चल के मुसीबत खड़ी करेगा। तो यहाँ पे हम 1878 में 3 महत्वपूर्ण कार्य देख लिए। अकाल आयोग का गठन, शस्त्र अधिनियम में हमने अभी समझा कि लाइसेंस लेना शस्त्र रखने के लिए जरूरी हो गया था। और भारतीय समाचार पत्र, जिसको वर्नाक्युलर एक्ट भी कहते हैं, जिसमें भारत की लोकल भाषाओं में जो अखबार छपते थे उन पे रोक लगा दिया गया, एक तरह से उन पे कड़ाई कर दी गई। और पायनियर अखबार ने इस एक्ट का समर्थन किया था। और इसने एक और विवादित कार्य किया कि सिविल सेवा की परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी। अभी तो मिनिमम आयु इसके करीब है, तो 21 वर्ष मिनिमम आयु। सोचिए उस समय मैक्सिमम आयु 19 वर्ष कर दिया कि अगर 19 वर्ष से कोई ज्यादा हो जाता है तो इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। फिर भी भारतीयों ने इतनी परीक्षाओं को पास किया, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। उस समय उनके राज्य में लंदन में जाके परीक्षा निकालना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने वो कार्य को किया। उसके पहले यदि बात करें तो 1857 ईस्वी में
इसको 23 वर्ष किया गया था। मतलब जब सिविल सेवा की परीक्षा को शुरुआत की गई या उसके लिए नियम बनाए गए तो उस समय कहा गया कि 23 वर्ष इसकी मैक्सिमम आयु रहेगी। फिर 1859 ईस्वी में 1 वर्ष घटा करके इसकी मैक्सिमम आयु 22 वर्ष कर दी गई और 1866 ईस्वी में फिर 1 साल घटा करके इसकी अधिकतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। और जब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल आया तो उसने 21 से 2 वर्ष घटा करके 19 वर्ष कर दिया। तो इस तथ्य को हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है और ये भी याद रखेंगे कि ये अधिकतम आयु की बात कर रहे हैं, ना कि मिनिमम आयु की। अक्सर होता है कि हम पढ़ते वक्त ये ध्यान नहीं देते कि अधिकतम आयु लिखा है और ये समझ लेते हैं कि 19 वर्ष के बाद वाला परीक्षा देगा। नहीं, 19 वर्ष तक परीक्षा देगा, बाद वाला है, ये कंफ्यूजन हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद अलीगढ़ में इसने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई? तो लिप्टन के कार्यकाल में हुई। तो ऐसा हमने देखा कि लिप्टन का कार्यकाल कितना विवादित कार्यकाल था। इसने बहुत ही कड़े नियम बनाए और दिल्ली दरबार का जो सूखे के समय इसने दिल्ली दरबार आयोजन किया जिसका बहुत ही विरोध हुआ। और इसके बाद 1878 ईस्वी में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अकाल आयोग का गठन किया उससे निपटने के लिए। उसके बाद इसने शस्त्र अधिनियम बनाया कि लाइसेंस, अब शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा, जो अभी तक चला आ रहा है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। तो इससे को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके कार्यकाल में लागू हुआ और किसने इसका समर्थन किया। पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था। और सिविल सेवा की परीक्षा की मैक्सिमम आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया। और अब आते हैं हम लॉर्ड रिपन पे। यदि लॉर्ड रिपन की हम बात करें तो लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। जो लिटन गलतियां करके गया था, ज्यादातर रिपन का कार्यकाल उनको सुधारने में ही चला गया। तो रिपन ने 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना कराना प्रारंभ किया और 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताना को सम्मिलित नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना हुई तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? तो हम याद रखेंगे कि हैदराबाद और राजपुताना को छोड़ करके ये जनगणना हुई थी। और 1881 ईस्वी से ही 10-10 वर्ष पे जनगणना कराई गई है। हालांकि 2021 की जनगणना अभी तक हुई नहीं है, हो जानी चाहिए थी। तो हम देख सकते हैं, लेकिन जनगणना की शुरुआत की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना हुई, परंतु 20% भाग को जनगणना में शामिल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से उसको नियमित या सही जनगणना नहीं कर सकते। तो नियमित जनगणना, अगर हम जनगणना की शुरुआत की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई, परंतु नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इस तथ्य को हम याद रखेंगे और तब से हर 10 साल पे जनगणना होती रही है 2021 को छोड़ करके। और अब आते हैं 1882 ईस्वी में। तो 1882 ईस्वी में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लागू किया था। 1882 ईस्वी में उसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया और इसने कहा कि भारत के सभी समाचार पत्र, चाहे किसी भाषा को, वो अपन उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिखने की उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद इसने सिविल सेवा की परीक्षा, जो उसने लिटन ने 21 वर्ष से घटा के अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दिया था, इसने फिर 19 वर्ष से बढ़ा करके उसको 21 वर्ष कर दिया अधिकतम आयु। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कार्य वही है जो लिटन ने परिवर्तन किए थे।
उसके बाद अगर हम बात करें तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाए। स्थानीय स्वशासन के निर्माता की अक्सर बात करता है कि स्थानीय स्वशासन किसके कार्यकाल में लागू किया गया, तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लागू हुआ, संबंधित कानून था, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून था जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लागू किया गया। उसके बाद हम आते हैं 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम। कार्य करने से संबंधित कानून पहली बार बनाया गया 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इस एक्ट में कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने नहीं दिया जाएगा, एक तरह से बैन लगा दिया गया कार्य करने के लिए। और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए मैक्सिमम 9 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कराना था, अधिकतम 9 घंटे आप कार्य करा सकते हैं। 7 से 12 वर्ष के लोगों बच्चों को अधिकतम 9 घंटे, उससे ज़्यादा कार्य नहीं कराना है। हालांकि 3 क्षेत्र में छोड़ करके, चाय, कॉफी और नील की खेती में ये कानून लागू नहीं होता था। हम याद रखेंगे कि चाय, कॉफी और नील की खेती में ये कानून लागू नहीं होता था, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि खेती में आ जाता था, तो यहाँ पे लागू नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफी उपयोगी रहते थे उस समय। तो हम कारखाना अधिनियम में क्या याद रखेंगे कि 7 वर्ष, कितने वर्ष के बच्चों को प्रतिबंधित कर दिया गया कार्य करने के लिए, तो 7 वर्ष। 7 वर्ष से 12 वर्ष तो अधिकतम 9 घंटा। और ये कानून कहाँ लागू नहीं होता था, तो चाय, कॉफी और नील की खेती में ये कानून लागू नहीं होता था। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए इसने विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया। हम याद करेंगे कि हंटर आयोग अक्सर पूछ देता है कि किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। किसके कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। और इसी के समय सबसे फेमस यदि हम बात करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद। अब ये है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था, याद तो कर लेंगे, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था। पर ये इल्बर्ट बिल विवाद था क्या, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल विवाद था क्या। उस समय रिपन ने एक कानून पेश किया था इल्बर्ट बिल के नाम से, जिस कानून में ये कहा गया था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं और उसमें डिसीजन दे सकते हैं। और अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था कि हम पूरे देश पे कब्जा करके बैठे हैं और वहीं के लोग हमारे विरुद्ध डिसीजन देंगे या हमारी सुनवाई करेंगे, तो इसका काफी विरोध हुआ। और अंत में इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन को वापस लेना पड़ा। तो इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। पूछ देता है कि किस विवाद को श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, उसको हम लोग इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं। इसमें न्यायाधीशों को, भारतीय न्यायाधीशों को और अंग्रेजों का केस सुनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। जो अंग्रेजों से नहीं पचा उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी को श्वेत विद्रोह कहा गया। और लॉर्ड रिपन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहा था, इसीलिए इसको भारत का उद्धारक कहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसको भारत का उद्धारक बोली थी। तो हम अब तक देख चुके कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, और उसके बाद लिप्टन 76 से 80 और 80 से 84 रिपन के बारे में हम पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ चुके। तो अगर नॉर्थब्रुक की बात करें तो वहां से कुका आंदोलन और स्वेज नहर वाला तथ्य याद रखेंगे। कुका आंदोलन की अध्यक्षता क्यों है, कुका आंदोलन था क्या, गांव का हत्या बढ़ गई थी, इसलिए वहां के कह सकते हैं कि बालक सिंह और राम सिंह ने वहां पे विद्रोह कर दिया और इन्होंने नेतृत्व किया। और ये नामधारी सिक्कों से संबंधित है, उन्हीं को कुका बोला जाता है। उसके बाद स्वेज नहर खुलने से भारत यूरोप का व्यापार आसान हो गया। लिप्टन पे आते हैं तो लिप्टन बहुत ही पढ़ा लिखा था, उसको साहित्य के क्षेत्र में मेरिडिथ क्या बोला जाता है, ओवन मेरिडिथ बोला जाता है, ओवन मेरिडिथ।
हालांकि ये बहुत ही लिखने पढ़ने का इसको काफी शौक था। और इसी के समय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, और इसी के समय जो 3 कानून 1878 ईस्वी, 1877 का दिल्ली दरबार और 1878, 2 ईयर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यदि हम 1878 ईस्वी के तीनों की बात करें तो एक अकाल आयोग का गठन किया स्टेथी की अध्यक्षता में। उसके बाद शस्त्र अधिनियम आया। शस्त्र अधिनियम के बाद यदि हम बात करेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, और इसके बारे में विधिवत अभी पढ़ चुके हैं। अब आगे चलेंगे तो सिविल सेवा की अधिकतम आयु इसने 21 से घटा के 19 कर दी। और इसी तरह रिपन में आते हैं तो रिपन ये लिप्टन में 1877 और 78 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिपन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। प्रथम जनगणना मेयो के नियमित 1881 में रिपन के, फिर इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, सिविल सेवा के परीक्षा को पुनः 19 अधिकतम आयु को 19 से 21 किया। उसके बाद प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इस इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इल्बर्ट बिल इसने भारतीयों को कुछ अधिकार देने चाहे, परंतु अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। और भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को कहा। अब हम आते हैं अगले तथ्य पे। अब लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी से, इससे पहले लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हमने पढ़ा 1880 1884, फिर 1884 से 1888 ईस्वी। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई छूट गया यहाँ पे, मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। इसको हम सन सहित याद रखेंगे क्योंकि सन भी पूछता है। तो एओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कभी कभी मन में ये भी आ जाता है पूरा तथ्य जानकारी न रहने की वजह से कि लॉर्ड डफरिन एओ हुम जो कि यहाँ का नहीं था, और लॉर्ड डफरिन ने कैसे इजाजत दे दी कांग्रेस की स्थापना करने के लिए। ऐसा क्या रीजन था कि अंग्रेजों ने खुद कांग्रेस की स्थापना करवाई। तो दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस को हम लोग सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो जनता का, पूरे जनता को कंट्रोल करना मुश्किल है, परंतु उनके कुछ चुनिंदे नेताओं को यदि हम लोग कंट्रोल में रखेंगे और उनको चाटुकार बना के रखेंगे तो पूरे भारत पे हमें नियंत्रण रखने में काफी मदद होगा। तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी सुरक्षा वाल्व के रूप में, और किसकी अध्यक्षता में, एओ हुम के 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। उसके बाद 1888 से 1894 ईस्वी तक लॉर्ड लेस्डाउन का कार्यकाल रहा। और डफरिन में बस इतना तथ्य याद रखेंगे, बहुत कुछ और एक दो तथ्य हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही कहीं पूछते हैं। तो हम उसके बाद आ जाएंगे लॉर्ड लैंसडाउन, जिसका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। तो इसके कार्यकाल की यदि बात करें तो इसके कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। हालांकि डुरंड रेखा इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है, क्योंकि जो गुलाम कश्मीर है उसका कुछ भाग अफगानिस्तान से टच करता है, जो अब पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो उस समय के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य, उस समय तो पाकिस्तान बना ही नहीं था, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। तो हालांकि उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही था, तो जो पूरे सीमा का जो एक तरह से खींचा गया था नक्शा, तो सर डुरंड के नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए उस रेखा का नाम हो गया डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अब वर्तमान में ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और
इसी समय दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में 10 वर्ष बाद, पहला कारखाना अधिनियम हम लोग याद अभी पीछे पढ़े हैं, याद होगा हम लोगों को कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में हुआ। इसमें स्त्रियों के बारे में निर्णय लिया गया कि इनको मैक्सिमम 11 घंटा कार्य कराया जा सकता है, उससे अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देनी है। स्त्रियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलने लगी, और मैक्सिमम जो कार्य करने का निर्धारण था वो 11 घंटा हो गया, उससे ज्यादा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1894 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक था, इसका सबसे फेमस स्टेटमेंट है जो वही परीक्षाओं में पूछता है। अगर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि भारत को तलवार के बल पे विजित किया गया है, और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसका स्टेटमेंट है? तो हम लोग याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। कभी कभी सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद पूछ देता है कि ये कथन किसका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1891 ईस्वी में लेंसडाउन के कार्यकाल में डुरंड रेखा का निर्धारण, और 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में आया था, और उसमें 7 वर्ष के तक के बच्चों को कार्य करने के कारखानों में बैन कर दिया गया था, और 7 से 12 वर्ष को 9 घंटा निर्धारित किया गया था। और हालांकि ये कानून चाय, कॉफी और नील की खेती पे लागू नहीं होता था। दूसरा कारखाना अधिनियम पे स्त्रियों के बारे में इस पे निर्णय लिया गया, जिसमें 11 घंटे से अधिक कार्य पे रोक लगा दी गई, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। और उसके बाद बस अगर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की इम्पॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो एक स्टेटमेंट इसका हमें याद रखना है, और लॉर्ड डफरिन में बस कांग्रेस की स्थापना। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन, जो बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगला तथ्य हम उसी के बारे में पढ़ेंगे।